अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का, आरज़ू जी। और सर आज फिर एक वही एक शरारत जो इंडिया से हुई है, मतलब वो उनके अपने ही किसी ने की है, गवर्नर साहब ने, जम्मू कश्मीर के पहले गवर्नर रह चुके हैं, सत्यपाल मलिक साहब। और उनका कहना ये है कि जी वो जो पुलवामा अटैक था उसको उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने इलेक्शंस में इस्तेमाल किया, और इस तरह के कई एलिगेशंस उन्होंने लगाए। तो असल में पुलवामा में क्या हुआ था? इसलिए कि सर वो फवाद चौधरी साहब जो हैं उनकी भी वीडियो मौजूद है जिसमें वो कह रहे हैं कि घुस के मारा है पाकिस्तान ने। तो आखिर हम जी, किसकी बात का भरोसा करें? अब यही हमारे लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि मैंने भी ये दोनों चीज़ें देखी हैं और सत्यपाल मलिक साहब का पूरा इंटरव्यू जो करण थापर के साथ है ना, वो मैंने गौर से सुना है। तो जैसे आप बता रही हैं और जो मुझे भी समझ आई है, वो कह रहे हैं कि ये जो इतना ज़्यादा जो ये बारूद था ना, जो अपना एक्सप्लोसिव्स हैं, ये कहाँ से आए? ये कार कोई 2 हफ्ते फिरती रही है और बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, यानी कि जो सिक्योरिटी है ना कश्मीर में, वो बिल्कुल फेल हो गई। और अ, बाद में ये हुआ, हालाँकि वो कहते हैं कि हमने 4 जहाज़ उन्होंने माँगे थे, आर्मी वालों ने अपने इतने बड़े कॉलम को वहाँ से एयरलिफ्ट करने के लिए, जो वो कहते हैं कि होम मिनिस्टर जो थे राजनाथ सिंह, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। हाँ जी। और फिर जब ये हो गया, तो कहते हैं वो मलिक साहब कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को बताया, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि तुम इस बात को बस ज़्यादा इस पे ज़ोर ना दो, ऐसे ही रहने दो। जहाँ से फिर लगता है, और उन्होंने फिर कहा भी है कि इसका फ़ायदा वो चाहते थे कि ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगे। आई एम कोटिंग मलिक, सत्यपाल मलिक, व्हाट ही इज़ बीन सेइंग। और महल आपने भी ये सुना होगा। और वो कहते हैं कि इसको कैश कराया बीजेपी ने इलेक्शन जीतने में। तो ये सारी बातें शुरू से पब्लिक में हो रही थी, इंडिया से भी हो रही थी, पाकिस्तान में भी इसका ज़िक्र हो रहा था। लेकिन ये भी है कि अपना फवाद चौधरी साहब का वो बयान पाकिस्तान पार्लियामेंट में कि ये जो है पुलवामा, ये तो मास्टर स्ट्रोक था इमरान खान साहब का, ये उनका बयान है। अगले दिन उन्होंने बदल लिया कि नहीं, उसके बाद जो सियासत हुई है वो इमरान खान की मास्टरमाइंडिंग है। तो अब ये बड़ी कन्फ्यूजन है इसके ऊपर। लेकिन वंस अगेन द पेंडोरा बॉक्स इज ओपन। तो कई किस्म की इसमें से लोग कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं। लेकिन सर हमेशा से पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगता रहा है, जो किसी हद तक मुंबई अटैक्स वगैरह को तो हमने देखा भी कि यहीं से था वो नहीं, बॉम्बे अजमल का वाला साहब। तो 100% पाकिस्तान से हुआ था। उसकी तो उस पे तो बहस होनी नहीं चाहिए। पुलवामा के ऊपर भी एक एक और प्रॉब्लम है ना, कि जब ये हुआ था तो जैश ए मोहम्मद ने क्लेम किया था कि हमने करवाया। ये भी हम्म। एक एक फैक्टर है। और जैश ए मोहम्मद का बेस तो पाकिस्तान में है। सो इस किस्म के क्लेम, काउंटर क्लेम, किसने उससे फ़ायदा उठाया, इस पे अब एक नई कंट्रोवर्सी मलिक साहब के इस इंटरव्यू के बाद इंडिया में बहुत इस पे बहस हो रही है। और आज आप और मैं भी बात कर रहे हैं। लेकिन सर पाकिस्तान के ऊपर जब भी इल्जाम लगा है, या जैसे मुंबई अटैक का तो हम सभी जानते हैं कि क्या था, लेकिन क्यों किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से? इस किस्म की हरकतें, इस किस्म की गलत हरकतें मैं कहूंगी, क्यों करी जाती हैं कि बार बार, जिससे और मजीद ताल्लुकात खराब हो जाते हैं भारत से? देखिए, पाकिस्तान में तो ये हरकतें इन्होंने पॉलिसी बना के किया था कि टू मेक, वो क्या कहते हैं, 1000 कट्स इंडिया में, टू ब्लीड इंडिया। वो असल में अगर आप पाकिस्तानी ये जो है एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से पूछें तो ये उनका ये कहना है, एंड दैट इज नॉट करेक्ट, कि देखिए भारत ने हमारे मुल्क को तोड़ा है, तो अब हम क्यों ना उनकी कमजोरियों का फायदा उठाएं। मुझे खुद कहा है लोगों ने। वहां पे भी हकीकत ये है कि जब तक बंगाली आपके खिलाफ नहीं थे हुए, तो भारत ने उनकी उस जंग के अंदर या उस पॉलिटिक्स में कोई ओपन हिस्सा नहीं लिया।
वो तो जब आपने देखे, मैंने कई दफा कहा कि 65 वॉर में अगर इंडिया चाहता दे कुड जस्ट वॉक इनटू ईस्ट पाकिस्तान, क्योंकि वहां पे तो हमने डिफेंस के लिए कुछ भी नहीं था रखा हुआ। लेकिन वो तो नहीं गए। वो तो 71 में जब सिविल वॉर हुई और बहुत हाई लेवल पे कत्लेआम भी शुरू हो गया, तब लोग जब पाकिस्तान के खिलाफ हो गए बंगाली, तो देन इंडियन इंटरवेंशन जो है, या हेल्प आप कह सकते हैं, उन्होंने देनी शुरू की। उनको बेसेस प्रोवाइड की, उनको रेफ्यूजी कैंप्स बनाए। तो ऑल दैट इज ट्रू। लेकिन पाकिस्तान में तो फिर उसके बाद ना, अफगान जिहाद के बाद इन्होंने पूरा कश्मीर के अंदर जो है, बल्कि जो उनकी अपनी एक कश्मीरियों की रंजिश थी इंडियन गवर्नमेंट के साथ, उसको जाके इन्होंने उसका सत्यानाश किया और वहाँ पे इस्लामिस्ट ग्रुपों को मजबूत किया कि पाकिस्तान का कश्मीर बनेगा पाकिस्तान वाली, और नारा लगा के ऐसे जो लोग थे जो कि एक थर्ड ऑप्शन के हक में थे, जिसका मैं बता दूं कोई चांस नहीं है कभी मुकम्मल होने का। हाँ जी, वो भी नॉनसेंस ही है। तो उसको इन्होंने जीरो किया और अपना पाकिस्तानी लॉबी को वहां पे मजबूत किया। उसमें फिर आप इंडियन अपना पूरी स्टेट की माइट के खिलाफ ये क्या कर सकते हैं? तो खून वहां बहुत बहा, वहां के कश्मीरी पंडितों को भागना पड़ा। हाँ जी, ये सारा कुछ हुआ है। सो पाकिस्तान की ये हरकतें जो हैं पाकिस्तान के लिए बड़ी इनसे बहुत नुकसान हुआ है पाकिस्तान का। लेकिन पुलवामा पे अब एक और किस्म का एक सिनारियो बनता जा रहा है कि हु डिड व्हाट एंड हु बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो ये एक नई चीज शुरू हुई है और इसका ओरिजिन इंडिया से है। लेकिन सर मिला क्या इनको, हासिल क्या हुआ? अगर स्टैब्लिशमेंट या पाकिस्तान की तरफ से सब कुछ किया जाता रहा है, तरह तरह के अटैक्स हो गए, पुलवामा हो गया, मुंबई अटैक हो गया, ये सब कुछ जो कर रहे हैं, क्या ये वो है जो नॉन स्टेट एक्टर्स जो ये कहते हैं, क्या उनकी तरफ से है, या जो मेन स्टेट है वो करवा रही है या देखिए जी, करवाती नॉन रही है? स्टेट, बात सुने, नॉन स्टेट एक्टर तो हैं, हम्म। और वो पाले इन्होंने ही है, स्टेट वालों ने पाले हुए हैं ना। कोई नॉन स्टेट एक्टर 2 दिन नहीं टिक सकता अगर स्टेट ना चाहे। समझ गए आप? इसीलिए मैंने बार बार अपने इंटरव्यूज में कहा कि नॉन स्टेट एक्टर इज नॉट अ लीगल टर्म। हम्म। ये एक बस डिस्क्रिप्टिव टर्म है। मीन्स व्हाट? पाकिस्तान से जाके अगर कोई कहीं टेररिज्म करता है तो पाकिस्तान पे इल्जाम लगेगा कि हाउ कम ये आपकी धरती से आके इन्होंने ये किया है। तो पाकिस्तान ने ये पाले हुए थे। ये लश्कर तैयबा भी थे और जैश ए मोहम्मद को भी यहाँ पे पूरी वो जो करके आते थे इंडिया में, बाद में यहाँ पे उनको कोई नहीं था पकड़ता। अब तो क्योंकि सारी दुनिया पड़ गई है पाकिस्तान के पीछे, क्योंकि इन्होंने इतना डिस्टर्ब किया है दुनिया के अमन को और सब चीज़ों को, तो अब ये कहते हैं कि हम टेररिज्म को ख़त्म करेंगे, ये करेंगे। निशान अभी तक उसका प्रूफ कोई नहीं मिला, क्योंकि तालिबान जो हैं वो अभी तक एक्टिव हैं हमारे नॉर्थ वेस्ट में। बलूचिस्तान की मूवमेंट भी चल रही है अभी। एक वो चाइनीज इंजीनियर को पकड़ लिया है ब्लास्फेमी के लॉ पे। इनको कोई अकल नहीं है कि इसको दुनिया में एक ही इनका दोस्त रह गया जो ये बार बार कहते हैं। उनके बंदों को भी ये अरेस्ट करते जाएंगे। तो पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है, यही कहना नहीं चाहिए। सर, हाँ, उसको तो अरेस्ट अगर किया तो मैं समझती हूँ कि उसको ठीक अरेस्ट किया, वरना लोग उसको मार डालते। उसको तो उसकी जान बचाने के लिए अरेस्ट किया गया होगा, क्योंकि चले जैसे लोग चले हैं, चले जनूनी किस्म चले के लोग हैं, जी ये जी, तो कुछ आई भी आई कर। स्टैंड करेक्टेड। हाँ। लेकिन आप ये देखें कि अगर हमारे लोगों को ये भी नहीं पता कि यार ये हमारे पाकिस्तान की डेवलपमेंट में इतना रोल प्ले कर रहे हैं। और सच्ची बात ये है, ये मैं जब लम्स में काम करता था तो वहां पे उनके जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ एक पीर साहब थे, शाह साहब, यानी कादरी ऑर्डर के। ये वो कहते थे अपना प्रोफेसर साहब, ये जब जाते हैं ना जोहर की नमाज के बाद तो आते ही कोई नहीं बाहर बाद में काम करने के लिए। तो तो ये वो नमाजें हैं जो इतनी लंबी हो जाती हैं, दो हम्म। वाली वक्त के टाइम। तो ये सब ये कह रहे हैं, यही महल उस चाइनीज ने कहा होगा मियाँ तुम काम करो, ये कहाँ चले जाते हो? तो ये तो ब्लास्फेमी तो नहीं है ना? अगर उन्हें एम्प्लॉय किया गया है 8 घंटे के काम के लिए तो दे हैव टू बी देयर।
ये तो पाकिस्तान की स्टेट को एजुकेट करना पड़ेगा ना लोगों को, कि ये वो दौर नहीं है, ये कोई दुनिया इस्लामिक स्टेट के ऑर्डर पे नहीं चल रही, बल्कि हम वो मिन्नत मांग के तो लोगों से पैसे इकट्ठे करते हैं और इधर से उधर उधार अपना पे करते हैं। वी आर नो लॉन्गर रूलिंग द वर्ल्ड, वी आर जस्ट वन ऑफ द बेगर पार्टीज जो इधर उधर जाती रहती हैं। लेकिन अगर अपने लोगों को आप पॉलिटिकली अवेयर ही नहीं करेंगे तो वो ये हरकतें ही करेंगे। लेकिन आपकी बात सही है, वो इंटरवेंशन से उस बेचारे की जान बच गई है। श्रीलंकन तो मारा गया था ना। बिल्कुल सर, श्रीलंका वाले की भी हमने देखा कि क्या कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे किसी को अक्ल नहीं आ रही है और इसी तरह के लोगों को जो है सपोर्ट किया जा रहा है। जी मगर जी। सर, इंडिया के साथ अभी टर्म्स आप किस तरह से देख रहे हैं कि क्योंकि अभी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी एससीओ की मीटिंग में जाने के लिए हामी भर दी है, उनकी भी फॉरेन ऑफिस की तरफ से कह दिया गया है कि वो जाएंगे। उससे पहले वो क्या कुछ कहते रहे प्राइम मिनिस्टर इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, वो भी सबके सामने है। तो अब वहां विजिट करेंगे तो आपके ख्याल से कुछ बेहतरी आएगी? किस मुंह से जा रहे हैं बिलावल, मुझे मुझे समझ नहीं आ रही। ऐसे ऐसी जुबान इस्तेमाल करके, इफ ही इज गोइंग टू इंडिया देन ही हैज नो शेम। आई थिंक ही शुड रिजाइन and not be the foreign minister of Pakistan. Let somebody else go and represent Pakistan. ये वहां चले भी जाएंगे तो किस नजर से इंडियन इनको देखेंगे? मुझे ऑनेस्टली अगर मेरे मुंह से ये निकली हो ना बात, तो मैं फिर रिजाइन कर दूं, कभी सॉरी, किसी और बंदे को भेजे जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को पॉसिबली प्रमोट करे वहां जाके। आप उनके प्राइम मिनिस्टर को बुचर ऑफ गुजरात कह रहे हैं, और अब उसी आप अब वहाँ इंडिया जा रहे हैं। एनी हाउ सियासतदानों की शायद एक और तरीके की सोच होती है। मैं आई कांट डू दैट। सर, सॉरी भी तो कर सकते हैं वो जाकर, उनसे सब लोग उनसे उम्र में और तजुर्बे में हर चीज में बड़े हैं, उनको वहां जाके मेरे ख्याल सॉरी कर लेना चाहिए कि गलती हो गई, इसलिए कि अगर बिल्कुल। अगर अगर सॉरी कर लें तो मैं फिर इन पे बहुत खुश होऊंगा, हम्म। क्योंकि ये जो है ना, फिलबदी कई दफा बातें मुंह से निकल जाती हैं जो उस वक्त लगती हैं कि ये बड़ा जादू हमने कर दिया है, हम्म। लेकिन वो हमेशा के लिए आपको नुकसान पहुंचाती हैं। तो अगर बिलावल जरदारी जाने से पहले अनाउंस कर दे कि आई एम सॉरी फॉर दोज वर्ड्स हम्म। एंड आई लुक टुवर्ड्स हेल्पिंग इंडिया एंड पाकिस्तान सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स, तो मैं समझूंगा ये उनकी ग्रेटनेस है। ऐसा खैर है, होता हुआ तो मुश्किल ही नजर आ रहा है, मगर उन्हें कर लेना चाहिए क्योंकि गलती उनकी थी। और अच्छी बात यह कि पाकिस्तानियों तक ने जो है इस बात को पसंद नहीं किया। नहीं, किसी बहुत ने से पसंद लोग। नहीं किया। नो हम्म। नो, स्वाय चार जो लफंगे जो उनके इर्द गिर्द हैं, जो हम्म। पलते उनके पैसों पे हैं, उन्होंने किया है। बाकी हर शरीफ आदमी पाकिस्तान का, रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट, कमेंटेटर जो है, लोग इतने बेवकूफ भी तो नहीं है ना। सब ने कंडेम किया था और मैंने तो भरपूर किया था। मैंने कहा ये जरदारी साहब, ये बिलावल जो है, इनकी कोशिश है कि एस्टेब्लिशमेंट अब आईके के बाद मुझे प्रमोट करे। लेकिन ये क्या सियासत है यार, आप फिर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही देख रहे हैं। लेकिन अगर ये आप जा रहे हैं तो इससे पहले आई थिंक इफ ही इश्यूज एन अपॉलजी एंड से कि दोज वर वर्ड्स यूज्ड रॉन्गली या कुछ भी ऐसी वर्डिंग कर दें, तो फिर वहां पे जाएंगे तो उनको महल एक और तरीके से ट्रीट किया जाएगा। एंड आई होप ही गोज। हाँ। बिल्कुल सर, जा तो खैर है, इन्होंने अनाउंस तो कर दिया है। तो सर क्या देख रहे हैं आप? पहले इनकी फैमिली में जुल्फिकार अली भुट्टो भी फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर के अलावा। तो क्या कुछ सीखा नहीं इन्होंने फैमिली से? जाहिर है कि वही फैमिली जो पॉलिटिक्स में रही है हमेशा से। यार हमेशा ये सारी उम्र कहते रहे हैं कि हमारे नाना को भी इस स्टेट ने मारा है, हमारी वालदा को भी मारा है। हाँ जी। तो ठीक है, सियासत में शायद इन चीज़ों को भूल के ही आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, यार तुम फॉरेन मिनिस्टर हो, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करके अल्फाज तुमने पाकिस्तान को भी सर्व नहीं किया, अपने आप को भी एक्सपोज कर लिया है। अब अगर माफ़ी मांगे तो चलो ठीक है, लेकिन इट वाज अ वेरी क्या कहते हैं, इनटेम्परेट वर्डिंग ऑफ हिज।
लेकिन अगर माफ़ी माँग लें या अपोलोजाइज़ कर दें और चले जाएँ तो यार बहुत अच्छा है। हम चाहते हैं इंडिया और पाकिस्तान की डायलॉग शुरू हो जाए, नॉर्मलाइज़ेशन ऑफ रिलेशंस हो, वरना पाकिस्तान का सत्यानाश है। पाकिस्तान की इकॉनमी मुझे रोज़ मैं देखता हूँ, कोई होप नहीं है। लोग जो झूठ भी नहीं अब बोलना पसंद करते, एक दिलासा देने के लिए। तो इन हालात में पाकिस्तान नीड्स नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस विद इंडिया। इंडिया कैन अफोर्ड टू इग्नोर पाकिस्तान, सच्ची बात है। लेकिन अगर ये दोनों करें तो दोनों को फ़ायदा है, ये मैं कह रहा हूँ। सर इंडिया को क्या फ़ायदा है अगर वो पाकिस्तान से बात करते हैं? देखिए आफ्टर ऑल ये टेंशन तो है ना इस बॉर्डर के ऊपर, और वो हमेशा एक जंग का माहौल सा रहता है, कॉन्फ्रंटेशन का रहता है, दोनों तरफ से नफ़रत की बातें होती हैं। ये कभी एक इलाकाई पीस के लिए, हार्मनी के लिए, प्रोग्रेस के लिए अच्छा नहीं है। और अगर इंडिया पाकिस्तान के नॉर्मल रिलेशंस होंगे, तो पाकिस्तान को इंडिया के साथ जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरी करनी पड़ेंगी। और वो ये है कि इंडियन गुड्स पाकिस्तानी टेरिटरी से सेंट्रल एशिया जाएँ, सेंट्रल एशिया से गुड्स जो हैं वो पाकिस्तान से होते हुए इंडिया में आएँ। और तो और रशियन गैस भी आ जाएगा, ईरान से भी आ जाएगा, बिकॉज़ नोबडी वांट्स टू स्टॉप इन पाकिस्तान। वो पाइपलाइन जो है, उनकी बहुत बड़ी मार्केट तो इंडिया ही बनती है ना। ये पाकिस्तान को अकल जिस दिन आ जाएगी, तो पाकिस्तान की मौजें ही मौजें। तो सर सऊदी अरब और ईरान जैसे आपस में मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, विजिट्स की भी बात सुनी जा रही है। क्या ईरान से सैंक्शंस हटाई जा सकेंगी? क्या कोई प्रेशर डाला जाएगा अमेरिका पे? देखें टेंशन जो वो जो है वो उसमें तो इसराइल की भी इन्वॉल्वमेंट है ना अमेरिका के ज़रिए। तो किस तरह ईरान को भी क्लाइम डाउन करना चाहिए। एंटी इसराइल जो उनका स्टांस है ना वहाँ पे, वो जो हैं हमास को हरकत यानी सपोर्ट करना, ईरान को करना पड़ेगा। सब चीज़ें हो सकती हैं। देखिए इंटरनेशनल सियासत में परमानेंट एनिमीज कोई नहीं होते, और हुँ। परमानेंट दोस्त भी कोई नहीं होते। लोग मुल्क अपने अपने इंटरेस्ट की तरफ आते हैं। तो अगर इसराइल और अरबों की नॉर्मलाइजेशन हो रही है, तो एक्चुअली ईरान और इसराइल का तो बॉर्डर कहीं भी नहीं मिलता ना। हुँ। तो वो तो आसानी से हो सकता है। ईरान भी तो एक आइडियोलॉजिकल इस्लामिक स्टेट है ना पाकिस्तान की तरह। सऊदी अरेबिया ने वो आइडियोलॉजी को एक तरफ रख के नॉर्मल स्टेट की तरफ वो अब आ रहे हैं। ये ईरान भी कर दे और पाकिस्तान भी कर दे तो बहुत अच्छा है। पाकिस्तान में भी जो ये टेंशन रहती है शिया सुन्नी, इसको हम नहीं पसंद करते। हम चाहते हैं कि ये लोग मिलजुल के ही रहें और एक दूसरे से प्यार के माहौल में अपना अपना जो सोच है वो पूरी करें। तो व्हाई नॉट, उनसे होगी तो इंडिया के साथ भी होनी चाहिए। ये सारे इलाके में ये जो है ना आइडियोलॉजी और मजहबी जुनून को एक साइड पे रख के लोगों के बेस्ट इंटरेस्ट में आप अमन की तरफ बढ़े, और उसमें इज़राइल भी उसका हिस्सा हो सकता है यार इस इलाके में। सर कैसे ये सही होंगे? अभी तो आपने देखा चाइनीज़ तक के ऊपर इसी किस्म का इल्ज़ाम लगा दिया और वो भी सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो कह रहा था कि भाई ऑफ़िस से इतनी देर बाहर रहे हो और उसके ऊपर सही ऑब्जेक्शन कर रहा था। तो अगर कोई भी कुछ मैं कहता है तो बता ये रहा तो हूँ, मज़हब का खेलना शुरू कर देते हैं। वो मुझे पता है, गवर्नमेंट कॉलेज में मैं पढ़ाता रहा हूँ, वहाँ पे भी दोपहर के बाद कोई ऑफिस ऑफिस में नज़र नहीं आता, और कोई जो है ना अपना एडमिनिस्ट्रेटर, वो बेचारे बात ही नहीं कर सकते कि हमने कहा तो ब्लास्फेमी लॉ हम इल्ज़ाम हम पे ना लग जाए। तो ये तो इन्होंने वो क्या कहते हैं एक मॉब लिंचिंग हुँ। जो है ना वो साइकोलॉजी लोगों की बना दी है। इसके ऊपर जब तक काम नहीं ना होगा, सबसे पहले ब्लास्फेमी लॉ मस्ट गो। हुँ। ये लॉ की कोई ज़रूरत नहीं है। 96% पाकिस्तान की पॉपुलेशन मुसलमानों की है, और मुसलमानों के अंदर रसूलुल्लाह को कोई डरा के तो प्यार नहीं ना करवा सकते, तो लोगों के दिलों में होना चाहिए। हुँ। इन्हें क्यों अकल नहीं आती? लेकिन ये इन्होंने कोई रसूलुल्लाह के प्यार के लिए तो बनाया नहीं था। इन्होंने लोगों को डराने के लिए, विक्टिमाइज़ करने के लिए बनाया था, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि लॉ है और लोग जो हैं वो उसी इश्तिहाल में आके जिसको चाहे पकड़ लेते हैं।
बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ख़ैर ऐसे ऐसा होना नहीं चाहिए, कहीं न कहीं जाके इसके बिल्कुल ऊपर नहीं कोई होना रोक होनी चाहिए। चाहिए। बिल्कुल, इसे बार्बरिज्म कहते हैं, इसे सैवेजरी कहते हैं कि आप हर वक़्त मॉब को तैयार रखते हैं कि वो लोगों को पकड़ के तो उनकी जान ले ले, उनको जला दे, उनको पता नहीं क्या-क्या कर दे। ये कहाँ की सिविलाइज्ड हुँ, एक तरीका है रहने का। बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल पाकिस्तान नहीं है। में भी जब गया हूँ, मैंने पब्लिकली कहा है, व्हाई डू वी नीड द ब्लास्फेमी लॉ? बिल्कुल। 96% मुसलमान जहाँ पे है, तो वहाँ पे इस लॉ की क्या ज़रूरत है? और अगर अब ये लॉ रखना ही है तो फिर दूसरे रिलीजन के लिए भी रखें, दूसरों के तो मंदिर तोड़ देंगे, कुछ भी कर देंगे, उस पे कुछ नहीं वो है। मुसलमान जो है ना, इनकी वन आइड लॉजिक होती है। हाँ, ये दुनिया को एक आँख से देखते हैं, अपनी आँख से। दूसरी आँख से अगर ये खोलें, तो फिर उसे कहते हैं रेसिप्रोकल हुँ, रूल्स। अगर मेरे पे अप्लाई होते हैं, तो मुझ पे अप्लाई होते हैं इन रिलेशन टू अदर्स। लेकिन बिल्कुल, वी नेवर एक्सेप्ट दैट, हमने तो कभी इसको माना नहीं है। ये मसला है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज जॉइन किया। थैंक यू बड़ी सो मच। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट, ऑल द थैंक यू। बेस्ट।